Good afternoon and Jai Hind, my dear students. Welcome to the second video in the series of revisionary classes of company law. Due to some technical issues, मैं previous video में types को discuss नहीं कर सकी थी, तो ये video आपको types के बारे में describe करेगा. Which type? Obviously types of companies. तो let's start types of companies. भाई टाइप्स ऑफ कंपनी ऐसे सीधा सीधा नहीं कह दिया कंपनीज एक्ट ने कि ये कंपनी वो कंपनी, इसमें भी कई सारे सब कैटेगरीज हैं. सबसे पहले जो सब कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन. आपने अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कराया है. आई मे रजिस्टर माई सेल्फ एज अ प्राइवेट कंपनी, आई मे गेट माई सेल्फ रजिस्टर एज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, एज अ चार्टर्ड कंपनी, एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज अ पब्लिक कंपनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आइए हम इस वीडियो में इसको ही डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी आर हैविंग इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी. ठीक है. प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पे वी हैव टू, भाई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो नेशनैलिटी है वो इसी बात से डिसाइड होती है कि आप किस जगह पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, किस कंट्री के लॉ के अंडर अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिकन कंपनीज एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर कराते हैं तो भले ही आप अपने सारे बिजनेस को इंडिया में कैरी ऑन करें, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन अमेरिकन लॉ में कराया है, यू विल बी टर्म्ड एज अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया. आपका जो नेशनैलिटी होगा वो अमेरिकन होगा ना कि इंडियन, बिकॉज यू वॉज रजिस्टर्ड अंडर द अमेरिकन लॉ या फिर अमेरिकन एक्ट. ठीक है. उसी प्रकार से मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कराया जो कि एक इंडियन लॉ है. अब वो अपने ऑपरेशंस को दुनिया में कहीं भी करे, लेकिन उसकी नेशनैलिटी हमेशा इंडियन रहेगी, वो हमेशा भारतीय रहेगा, बिकॉज दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन द लॉ ऑफ इंडिया. ठीक है. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. Liability of members में we have limited by shares, limited by guarantee and unlimited liability. मेंबरशिप यानी कैसी मेंबरशिप है आपकी, उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं. मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए आपको प्राइवेट कंपनी ओपन करने में, पब्लिक में कम से कम 7, अथॉरिटी में वी हैव होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. आइए इन सबको आप डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर हैविंग द चार्टर्ड कंपनीज. चार्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं? The crown in the royal prerogative has the power to create a corporation by the grant of charter. These companies are incorporated and under specified charter like East India Company, Bank of England, and the Companies Act is not applicable to them. Such companies are formed in England and does not exist in India. आपने याद रखना है राजा महाराजा के टाइम पे जो कंपनीज फॉर्म होती थी, राजा महाराजा की परमिशन से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से उन्हें हम चार्टर्ड कंपनीज कहा करते थे. अभी भी जहाँ पे ये प्रथा चली आ रही है, किंग्स हैं, क्वींस हैं, वहाँ की कंपनीज चार्टर्ड कंपनीज होती हैं. वी इंडिया हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, तो यहाँ पे कोई भी चार्टर्ड कंपनीज आपको देखने नहीं मिलेगी. ठीक है. स्टैट्यूटरी कंपनीज क्या होती हैं? अब स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं वो, these companies are formed under a special act of parliament or the state legislature. These are formed to undertake business of national importance. जो public interest का business है that are handed over to statutory companies, जैसे पार्लियामेंट के एक्ट से सेटअप किया गया है. फॉर एग्जाम्पल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड UTI दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. वो सारी कंपनीज जिन्हें पार्लियामेंट के एक्ट से सेटअप किया गया, that are known as your statutory companies. Although each statutory company is governed by the provision of its special act. ये कंपनीज आपकी जो है 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं चलती. इनका एक अलग एक्ट है, इनका एक अलग प्रिंसिपल है, इनका एक अलग लॉ फ्रेम है, ये उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है. ठीक है. Provisions of the Companies Act also apply to them.
समवॉट अप्लाई, लेकिन इनका एक अलग एक्ट है, ये उसके अंडर में मेंशन है। LIC का कुछ और एक्ट है, GIC का कुछ और, RBI का 1935, तो इस तरीके से इनके एक्ट्स मेंशन है एंड दे वर्क इन अकॉर्डेंस विद देम। लेकिन ये कह देना कि भाई ये हमारी कंपनीज एक्ट 2013 से बिल्कुल भी बाउंड नहीं होंगी, पब्लिक के साथ कुछ भी कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। इन केस ये मैनिपुलेटिव पोजीशन में आती है या फिर फ्रॉडुलेंट दिखता है अगर इनका वर्क, देन कंपनीज एक्ट कैन ऑल्सो टेक लीगल एक्शन ओवर देम। ठीक है, याद रखना है कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई तो होता है उनके ऊपर, लेकिन उनका जो पहला प्रिंसिपल है, प्राइमरी एक्ट है, वो उनका खुद का एक्ट है। ठीक है, दीज आर मेंशन्ड अंडर देयर स्पेसिफिक एक्ट। ठीक है, RBI का एक अलग एक्ट, LIC का एक अलग एक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। These statutory companies have the following features. It is owned and controlled by government. Government owned companies है। दूसरा क्या है? They are not required to have MOA and AOA. इन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द रजिस्टर्ड कंपनीज एंड द स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, इनके पास MOA हो या AOA हो ये ज़रूरी नहीं, क्यों? क्योंकि इनके पास इनका अपना एक एक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, रिलायंस एक्ट, टाटाज एक्ट, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज नहीं। वो कंपनीज जैसे पार्लियामेंट ने सेटअप कर दिया एक एक्ट बना के, दैट कम्स अंडर द स्टैट्यूटरी कंपनीज। दे ऑल्सो नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड विद देयर नेम्स। मैं आपको आगे ये बात डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी है उसके साथ में अगर वो प्राइवेट हो तो प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक है तो रिलायंस लिमिटेड, यानी वर्ड लिमिटेड यूज होना कंपलसरी है, विच इज नॉट नेसेसरी विथ योर स्टैट्यूटरी कंपनीज, यानी जिनका अपना एक अलग एक्ट है। इट हैज़ द फीचर्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी business and businessmen are two different things. Mukesh Ambani and Reliance Industries are two different units. Business and businessmen are not same. ठीक? The employees of the statutory companies are not treated as the government employees. क्यों government employees की तरह ये treat नहीं होंगे? बिकॉज ये एक अलग कंपनी है, भले कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन एम्प्लॉयज तो नहीं रजिस्टर्ड है ना। कंपनी एंड कंपनी मेंबर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, देयर ऑडिट इज डन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जब ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इनकी जो भी ऑडिटिंग है, जो भी इनका एनालिसिस है, जो भी मैनेजमेंट है, वो भी कौन देखेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI देखेगा। ठीक, नेक्स्ट इन द रो वी आर हैविंग द रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं? रजिस्टर्ड से ही समझ में आ रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कहीं, जिनका पंजीकरण हुआ है कहीं। समझ में आया? A registered company is one which is formed and registered under the Companies Act 2013 or under any earlier Companies Act in force। भले ही मान लीजिए मेरी कोई कंपनी थी, फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड, ठीक है, मैंने जब उसे फॉर्म किया था तब 2013 का एक्ट नहीं आया था, तो मैंने उसे कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड कराया था। अब भाई आपको पता होगा इसको अमेंड करके बना दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013, तो क्या इसे मेरी कंपनी को वैलिड माना जाएगा या नहीं? ऑब्वियसली माना जाएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 यही तो कहता है कि भाई तुम 2013 में रजिस्टर हो या मुझसे पहले किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो तो तुम एक कंपनी हो। याद रखना है, मुझसे पहले किसी कंपनीज एक्ट में, ऐसा नहीं कि मैम ये तो किसी और एक्ट में तो रजिस्टर था ना, किसी और नहीं, कंपनीज एक्ट, भले ही कोई से भी ईयर का हो, कभी का भी हो, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है तो वो एक कंपनी है। Nowadays, all such companies are registered online through SPICE forms available at MCA portal. Obviously, सब आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्यों पीछे रहेंगे? ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन तो यूज़ होगा ही, ठीक है। The features of such registered companies are, it is registered under the Companies Act 2013. Obviously भाई रजिस्टर नहीं होती तो कंपनी कैसे बनती है ना। Second, it may be public,
प्राइवेट और 1% कंपनी, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। These are registered by filling 3 forms, namely SPICE MOA and SPICE AOA within 20 days of the name approval. These companies may be companies limited by shares, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। भाई इनके जो भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, सीमित हो सकती है उनके शेयर वैल्यू तक, या फिर किसी मेंबर ने अगर गारंटी दी तो उनके गारंटीड अमाउंट तक, यानी मैंने गारंटी दी कि मैं कंपनी के वाइंडिंग अप में 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करूंगी, तो मैं अपनी गारंटीड अमाउंट यानी 1 करोड़ के लिए लाइबल होंगी जब कंपनी वाइंड अप में पहुंचेगी, ठीक है। एंड अनलिमिटेड यानी जो कंपनी का है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तो भाई कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का डेट था तो मेरे ऊपर भी 500 करोड़ का डेट आएगा, बिकॉज आई हैव टेकन द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको भी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इन द टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। भाई आपकी कंपनी में मेंबर्स कितने हैं इससे डिसाइड होगा कि आप 1% कंपनी है, 1 मेंबर है। प्राइवेट कंपनी तो यानी मिनिमम कम से कम 2, मैक्सिमम 200 तक, और अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 जने, 7 व्यक्ति होने चाहिए, एंड मैक्सिमम वी हैव नो लिमिट, अनलिमिटेड, ठीक है। इसे भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। याद रखता है मेंबरशिप के बेसिस पे वी आर हैविंग 3 कंपनीज, सोल प्रोप्राइटर या फिर 1% कंपनी जिसमें एक सब, ठीक है। दूसरा है प्राइवेट, यानी भाई प्राइवेट में मिनिमम 2 होने चाहिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए, एंड मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं। और अगर पब्लिक है तो कम से कम 7 लोग तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम में तुम पूरा मोहल्ला ले आओ, पूरा खानदान ले आओ, नो मैटर, ठीक। तो भाई 1% कंपनी कम्स अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद रखना है, देखिए आप एक्ट अगर अपनी कॉपीज में मेंशन करते हैं तो इट्स अ प्लस पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली आपका मार्क्स कटवाएगा नहीं, लेकर ही आएगा। Defines 1% company as a company which only has 1% as member। मेंबर कौन होते हैं? मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किया, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं साथ मिलके, जो कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और जिन्हें कंपनी से प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। जो प्रॉफिट अर्न होता है उन्हें हम उस मेंबर का शेयर बोलते हैं, जो पैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल होती है, और जो व्यक्ति पर्सन साथ मिलकर एसोसिएट होकर कंपनी फॉर्म करते हैं आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू encourage द एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेशन। एक बात और याद रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 1% कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी कंपनीज एक्ट 2013 आया, अपने साथ ओपीसी लाया, ठीक है। याद रखना है आपको, यानी ये सांता क्लॉज से अपने साथ ओपीसी लेके आया। इससे पहले किसी भी कंपनीज एक्ट ने 1% को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 1% का जो इंट्रोडक्शन है वो 2013 के कंपनीज एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? OPC is run by an individual but still have a separate legal entity। अब भाई वहाँ पे मैं एक ही हूँ, ठीक है, जैसे माई सेल्फ फाइजीन, ठीक है, तो मैंने एक कंपनी खोली FK लिमिटेड, मैं ही इसकी ओनर हूँ, फिर भी मैं और FK लिमिटेड आर नॉट द सेम थिंग, ये आर नॉट द सेम थिंग। मैं लाइफ में रहूँ या फिर मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए, ये कंपनी हमेशा चलेगी जब तक इसका नाम कंपनी के रजिस्ट्रार में मेंशन है, ठीक। सेकेंड, अ 1% कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसको हम प्राइवेट कंपनी की तरह ही रजिस्टर करा सकते हैं, यानी अगर FK लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, देन इट शुड बी रिटन एज FK प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। थर्ड, it must have only one member at any point of time and may have only one director। डायरेक्टर इसमें कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेंबर होता है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। याद रखना, ये काफ़ी मस्त सा फीचर है आपके OPC का कि तुम डायरेक्टर्स कितने ही रख सकते हो। 15 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, तुम इतने डायरेक्टर्स रख सकते हो, लेकिन जो मेंबर होगा वो सिर्फ एक होगा। जिस कंपनी में एक मेंबर है वही OPC है। डायरेक्टर्स कितने भी रखो, एम्प्लॉइज कितने भी रखो, नो मैटर। मेरी कंपनी में 300 एम्प्लॉइज हैं, मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, नो मैटर,
उसका प्रॉफिट कितने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही बताएगा कि कंपनी ओपीसी है, पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर क्या है। ठीक है, अब अगर इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर को मिलता है, मेंबर सिर्फ एक ही है जो प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, तो वो ओपीसी है। डजंट मैटर आपने कितने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया, कितने डायरेक्टर्स है कंपनी में, डजंट मैटर। ठीक, नेक्स्ट, an individual cannot incorporate more than one OPC or become nominee in more than one OPC। एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही OPC को फॉर्म कर सकता है और किसी एक OPC में ही यानी 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, no minor shall become the member or nominee of the 1% company or hold share with beneficial interest। OPC में माइनर को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, भले ही चाहे प्रॉफिट में एडमिट करना हो या फिर मेंबरशिप में। ठीक है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, कुछ भी हो वॉइड अब इनिशियो है, यानी वो कभी वैलिड होगा ही नहीं, शुरू से अंत तक वो इनवैलिड है, वो गलत है और लॉ में आप उसे कभी भी घसीट नहीं सकते कि इस माइनर ने ऐसा किया वैसा किया, आप ही गलत है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, वी आर हैविंग द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनीज कम्स अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। अब ये क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 as a company which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and by its article restrict the right to transfer its share। याद रखना है, मैंने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि हमेशा कंपनी का एक बड़ा फीचर है कि शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। रिस्ट्रिक्ट्स द यानी इसमें ज़्यादा रेगुलेशन होगा, ज़्यादा प्रोसीजर्स होंगे, लेकिन कभी भी ये राइट एंड नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, except in case of 1% company limits the number of its member to 200 not including person who are in the employment of the company, person have been formally in the employment of the company were the members of the company while in that employment and have continued to be members after employment ceased। prohibits any invitation to the public to subscribe for any share or debentures of the company। तीन बातें आपने अपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में याद रखनी है कि मिनिमम कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स। किस सेक्शन के अंदर आता है, 2 सब सेक्शन 68। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर आता है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के साथ हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होना कंपलसरी है। मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये कभी भी never ever can issue their securities to public यानी ये पब्लिक से कभी भी पैसे नहीं उठा सकते because they are private company। फीचर्स क्या हैं, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबरशिप, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन नॉट प्रोहिबिटेड, मना नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत सारी प्रोसीजर्स, पॉलिसीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन प्रोहिबिटेड नहीं है, मना नहीं है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स टू और पब्लिक डिपॉजिट, यानी ऑब्वियसली जब ये एक प्राइवेट कंपनी है तो ये पब्लिक को कभी भी अपनी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स किसी भी तरीके से ये पब्लिक से पैसे ले नहीं सकती बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। नेम द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल होना, यूज होना कंपलसरी है एक प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एन। कोई ये नहीं कहेंगे मैम अब तो टी लिखी है। नेक्स्ट, issue of debenture, a private company may issue debentures to any number of persons, the only condition being that any invitation to public to subscribe for debenture is prohibited। भाई अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं तो आप कितना भी शेयर्स खरीदो डजेंट मैटर, कितना भी डिबेंचर्स खरीदो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं तो कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकती कि भाई तुम परचेज करो, पब्लिक को
एंटरटेन नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती पब्लिक को कि वो उनके शेयर्स में या उनके सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओनली 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स कैन बी अलॉटेड विदाउट रिसीविंग द अमाउंट ऑफ सच मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो होता है जितना कम से कम एक कंपनी को पब्लिक से, यानी जितना कैपिटल कम से कम उसका रेज होना इम्पॉर्टेंट है, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राइवेट कंपनी के केस में एलिजिबल नहीं है। यानी जब आपकी पब्लिक कंपनीज फॉर्म होती हैं, यानी कि मान लेते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। अब इसने मेंशन किया अपने MOA में, MOA कौन होता है, कंपनी का पेरेंट्स, यानी कंपनी के पेरेंट्स ने बोला कि कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन ABC लिमिटेड का 5 करोड़ होना चाहिए। अब ABC लिमिटेड ने अपने शेयर्स कहाँ इशू किए, पब्लिक को, बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी। अब अगर इसके शेयर्स थे, इसकी सिक्योरिटीज से 5 करोड़ रुपए कम से कम मिनिमम सब्सक्राइब नहीं होते तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी, उसे सारे एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस के पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बट सेम इज नॉट द केस विद प्राइवेट। इन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी इनके पेरेंट्स नहीं कहते कि कम से कम तुम्हें इतना पैसा लाने की जरूरत है, कितना भी सब्सक्रिप्शन आए ये शेयर्स इशू कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अ प्राइवेट कंपनी, ठीक। अब आ जाते हैं हम पब्लिक कंपनी पे। तो भाई पब्लिक कंपनी कम्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 as per section 271 a public company means a company which is not a private company। व्हाट अ जोक, है ना, कितनी अच्छी बात बताई कि भाई तुम प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो तुम पब्लिक कंपनी हो। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, है ना। दिस इज अ पब्लिक कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहाँ से प्रिस्क्राइब्ड, उसके MOA से, यानी उसके पेरेंट्स ने जितने शेयर्स के लिए, जितनी कैपिटल के लिए उसे लिमिट दी है उतना ही कैपिटल तक वो रेज कर सकता है, ठीक है। इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो भी हो सकती है अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, उसकी पार्ट है, उसके अंडर में है, तो वो भी एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से नहीं समझ आया होगा, है ना, ये है ABC, ये है ABC लिमिटेड। याद रखना है जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसके साथ हमेशा जो वर्ड यूज होना है वो है प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है तो आपके साथ जो वर्ड हमेशा इस्तेमाल होगा दैट इज लिमिटेड। आपने सिर्फ वर्ड इस्तेमाल करना है लिमिटेड। अब इसने होल्ड किया हुआ है STW नाम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, ये है होल्डिंग कंपनी, इसने होल्ड किया है और ये इसकी सब्सिडियरी है, तब भी इसे पोजीशन मिलेगी एक पब्लिक कंपनी की, बिकॉज इट्स अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं, फीचर्स हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। पहला फीचर है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 7 पर्सन्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में कितना था, 2 जने था, ठीक है, और OPC में कितना था, 1 पर्सन, ठीक है। एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। खानदान को लेकर आओ, मोहल्ले को लेकर आओ, स्कूल को लेकर आओ, कोचिंग या कॉलेज को लेकर आओ, डजंट मैटर, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रेडेड। वहां पे क्या था, प्रोहिबिटेड नहीं थे लेकिन रिस्ट्रिक्टिव थे, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड थे। यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को कभी भी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को या सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडेड एट सेकेंडरी मार्केट एंड हेंस आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा खरीदा जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो अपनी कैपिटल पब्लिक से रेस करती है। तो भाई जब तुम पब्लिक से पैसे रेस करोगे तो तुम्हें प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होगा। अब मैम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक डिटेल्ड ब्रोशर कह सकते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने तो पहले आपको एक ब्रोशर मिलता है जिसमें लिखा होता है स्कूल की ये अचीवमेंट्स वो अचीवमेंट्स, ऑल्दो उसमें से 50% झूठ होता है लेकिन लिखा रहता है ना ये एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी होती है, इतने इनरोलमेंट्स हैं, इतने टॉपर्स हमारे स्कूल से। सेम इज द प्रोस्पेक्टस फॉर अ कंपनी। आप कंपनी के ब्रोशर को प्रोस्पेक्टस कहते हैं लॉ के अंदर,
ठीक है। प्रॉस्पेक्टस बताता है कंपनी की ये डिटेल्स हैं, इतनी अर्निंग है, इतना टर्नओवर है, लेकिन याद रखना है इसमें ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो लॉ के अंडर वो कंपनी सीज भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस ये सारी चीज़ें मेंशन करता है ताकि पब्लिक पढ़े, पब्लिक को इंटरेस्ट आए और पब्लिक उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। Public companies are compulsorily required to file a prospectus or a statement in lieu of prospectus with the registrar. इन्हें रजिस्ट्रार के साथ अपने prospectus को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, बिकॉज पब्लिक कंपनी का जो मेन कैपिटल है वो पब्लिक से ही आता है। अगर पब्लिक से पैसे ही नहीं लेने थे तो क्यों पब्लिक कंपनी फॉर्म करते? ऑब्वियसली नहीं फॉर्म करते ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनीज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट डायरेक्टर्स, कम से कम एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। प्राइवेट में कितने डायरेक्टर थे? 2 थे। ओपीसी में भी 2, 1 कितने भी, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए एंड मैक्सिमम 15 सब में होते हैं, ठीक है। एंड अब मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। Further issue of shares. Public company has to offer the further issue of shares to its existing shareholders as right shares. जब पब्लिक कंपनी में कैपिटल कम पड़ता है, उन्हें और शेयर इशू करना पड़ता है, तो पब्लिक कंपनी इस फाउंडेशन के अंदर है कि पहले वो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर इशू करेगी एंड जब वो भी नहीं लेंगे देन दे विल ऑफर इट टू द नॉर्मल पब्लिक, ठीक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने प्राइवेट कंपनी में बनाया था, नो मैटर, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी उनके एमओए ने यानी उनके पेरेंट्स ने इस बात को मेंशन नहीं किया है। कितना भी कैपिटल हो वो शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है यानी हम कह सकते हैं जो पब्लिक कंपनी के पेरेंट्स हैं यानी एमओए है, ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इन्होंने कहा तुम मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाओ, कम से कम इतने मार्क्स लाओ वरना छड़ी। समझ में आया? 3 इडियट में बोलता है ना 99% मार्क्स लाओ तो घड़ी वरना छड़ी, है ना। सेम इज द केस विद द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के जो माता पिता है, कंपनी का इनके जो बापू हैं वो कहते हैं कि तुम एमओए यानी इनके पेरेंट्स कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन एमएस कम से कम इतना लाओ वरना छड़ी। छड़ी क्या? जितने भी तुम्हें एप्लीकेशन मिले उन्हें रिटर्न करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस एक पब्लिक कंपनी होती तो रिलायंस लिमिटेड, इनका मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 5 करोड़, इन्हें जो शेयर्स रिसीव हुए वो 3 करोड़ के, तो क्या ये शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। जितने भी शेयर्स इन्हें रिसीव हुए, वो एप्लीकेशंस रिसीव हुए, वो इन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। 99% मार्क्स नहीं आए तो घड़ी कैसे मिलेगी? छड़ी ही मिलेगी ना, है ना। समझ गए? मैं उम्मीद करती हूँ आपको पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड एंड रजिस्टर्ड कंपनीज समझ आ गई होंगी। अब हम एक बारी इनका एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मिनिमम कैपिटल ओपीसी में नो लिमिट, कम से कम आप कितनी भी कैपिटल ला सकते हैं। मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम कितना है? अप टू 50 लाख। 50 लाख से ऊपर आपकी कैपिटल एक ओपीसी में नहीं जा सकती। मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 1। मैक्सिमम भी 1 ही हो सकता है बिकॉज इट इज अ 1 पर्सन कंपनी दैट इज ओपीसी, ठीक है। मिनिमम डायरेक्टर्स ओपीसी में 1 डायरेक्टर का होना मस्ट है। मैक्सिमम तीनों में 15 है, याद रखना, ठीक है। ओपीसी में वो 1 पर्सन कंपनी बस उसके मेंबर्स के रिगार्डिंग 1 ही मेंबर होना चाहिए तो ही वो ओपीसी है। एम्प्लॉयज तुम 3000 रख लो, डायरेक्टर्स तुम 15 रख लो, डजंट मैटर, जब तक उसका मेंबर 1 है वो एक ओपीसी है, और जहां उसके मेंबर 1 से ज़्यादा हुआ वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है। अच्छा, मेंबर्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली मेंबर्स वो होते हैं जो अपने साथ कैपिटल लेके आते हैं, कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इन रिटर्न उन्हें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, प्रॉफिट का शेयर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी क्या कहता है कि कम से कम 1 लाख कैपिटल लेके आना है। आप 1 रुपए को भी यहाँ कैपिटल ला सकते हो ओपीसी में, लेकिन यहाँ क्या है, कम से कम 1 लाख कैपिटल चाहिए। मैक्सिमम इनकी भी 50 लाख। इनके पास मिनिमम मिनिमम मेंबर्स कम से कम 2, 1 होगा तो वो ओपीसी है, कम से कम 2 मेंबर्स होना चाहिए तब वो क्या बनेगा? प्राइवेट कंपनी बनेगा। मैक्सिमम 200 से ज़्यादा मेंबर्स को वो एंटरटेन नहीं कर सकते, अपनी कंपनी में उन्हें मेंबर्स नहीं बना सकते, बस मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ठीक है।
कम से कम 2 डायरेक्टर्स होना मस्ट है, किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम 15, मैक्सिमम सब में सेम है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में कम से कम आपका जो मिनिमम कैपिटल है वो 5 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। मेंबर्स कम से कम 7 व्यक्ति, 7 जने का होना ज़रूरी है जब आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। मैक्सिमम कितना भी लेके आओ, पूरे खानदान को ले आओ, है ना। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए पब्लिक में? 3 डायरेक्टर्स चाहिए आपको पब्लिक में, मिनिमम, मैक्सिमम 50। समझ में आया? मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चार्ट से और मेरी एक्सप्लेनेशन से पब्लिक प्राइवेट 1 पर्सन कंपनी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटी। अब भाई अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम के एक यूज़र हो, जो कि मुझे लगता है भाई हर कोई है ना, तो इसको समझना बहुत आसान है। एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यहाँ मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि मान लीजिए ये है जेठालाल, जेठालाल ने शेयर्स खरीदे 5 लाख के, जिसमें से जेठालाल ने पेड कितना किया है? 3 लाख। रेसिडुअल कितना अमाउंट ड्यू रह गया? वो है 2 लाख। तो जब कंपनी वाउंड अप होगी, भले ही कंपनी का डेट 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, नो मैटर, जेठालाल ने कितने के शेयर्स खरीदे? 5 लाख, और कितना अनपेड है? 2 लाख। तो वाइंड अप में जेठालाल की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अनपेड अमाउंट तक होगी, यानी 2 लाख तक होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब भाई जेठालाल तो बड़े दिल वाला आदमी है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, तो जेठालाल ने यहाँ पे गारंटी दे दी थी कि कंपनी जब वाउंड अप होगी तो मैं 3 करोड़ कंट्रीब्यूट करूंगा। तो जब कंपनी वाउंड अप होगी तो वाइंडिंग अप में जेठालाल से कितना अमाउंट डिमांड किया जाएगा? 3 करोड़। इस अमाउंट के लिए जेठालाल लाइबल हो जाएगा। अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसके मेंबर्स एक ही चीज़ बोलते हैं, बस इसमें तेरा घर जाएगा, इसमें तेरा घर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। अब जेठालाल ने जोश जोश में अनलिमिटेड लाइबिलिटी ले ली कि भाई जितनी जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है ना, जो तेरा है वो मेरा और जो मेरा है वो तेरा, ठीक है। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हुआ? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वाइंडिंग अप के टाइम पे डेट था, जो लाइबिलिटी थी वो थी 5 करोड़। अब कंपनी की लाइबिलिटी 5 करोड़, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और जेठालाल अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है कि ये इसका ये इसका, ठीक है, बोथ आर सेपरेट। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है? भाई जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। तो भाई ये 5 करोड़ की लाइबिलिटी सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है, जेठालाल की भी है। अब इसमें जेठालाल का क्या जाएगा? इसमें जेठालाल का घर चला जाएगा, गोकुल धाम सोसाइटी का एक अपार्टमेंट चला जाएगा। समझ में आ गया? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो भाई ये कहता है व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इट्स ऑफ नॉट इफ, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर of a company is limited up to the unpaid value of their share, it is known as a limited liability company. As I have explained you, जितना आपने शेयर्स लिया उसमें से जितना आपने पे नहीं किया, सिर्फ उसके लिए ही आप लाइबल हैं, उससे 1 रुपये ज़्यादा के लिए भी आप लाइबल नहीं है, ठीक है। Next, this unpaid amount may be called up at any time during the lifetime of the company or at its winding up. अब ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। कंपनी अपनी लाइफ में मांगे, जब कंपनी वाउंड अप हो रही है तब मांगे, कभी भी डिमांड कर सकती है, बिकॉज आप इसके लिए लाइबल थे, ठीक है। सेकेंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच कम्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। ये क्या कहती है? भाई जो बोल दिया सो बोल दिया, जबान से निकली हुई शब्द और वो क्या कहते बोलते हैं ना, और धनुष निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते, सेम इज द केस। लेकिन एक बात याद रखना है, हमारा लॉ हमेशा राइटिंग में होता है, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, ये रिटन होता है, ठीक है। रिटन होता है कि मैं इतनी लाइबिलिटी ले रहा हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि मनुष्य का, ह्यूमन का, व्यक्ति का तो कोई भरोसा नहीं है ना, अभी ये कह रहा है थोड़ी देर बाद कुछ और कह रहा है, ठीक है। The liability of a member in these companies is limited to the amount undertaken to be contributed by him at the time of winding up of the company. अब जेठालाल जोश जोश में आ गए और उन्होंने दे दिया कि 5 करोड़ की गारंटी मैं देता हूँ, कह नहीं दिया, राइटिंग में कह दिया। समझ में आया? तो ये हो गई उनकी लाइबिलिटी। अब जब भी कंपनी वाले चाहें उनसे इस अमाउंट को डिमांड कर सकते हैं, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ गारंटी इज मेंशन्ड इन द MOA। इतने आसानी से आपको कंपनी थोड़ी ना छोड़ेगी, कंपनी के पेरेंट्स यानी कंपनी का MOA उस बात को लिख लेता है, ठीक है। कंपनी की अम्मा है ये इस बात को लिख लेती हैं कि भाई ये है, इन्होंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी दी थी, इन्होंने इतनी की गारंटी दी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक। Such companies are formed for non-trading purposes such as charity, promotion of sports, science, art, culture, other charitable purpose। सब पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं सिर्फ चैरिटेबल हूँ, सब आगे चैरिटेबल बोर्ड लगा होता है, NGO लगा होता है, और अंदर की स्टोरी तो हम सब जानते हैं। These companies may not have any share capital। ये चाहे तो किसी कैपिटल को रख भी सकते हैं या फिर ज़रूरी नहीं है। If these companies do not have any share capital, the members can be required to pay the amount of guarantee undertaken by them, and that too in the event of liquidation। लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं, तभी पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। द अमाउंट ऑफ गारंटी इज लाइक रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल क्या होता है पता है ना? रिजर्व कैपिटल यानी वो कैपिटल, वो रिजर्व, वो बचत जो कंपनी ने कर रखी है और कंपनी उसे अपने वाउंडिंग अप के प्रोसीजर्स में, वाइंडिंग अप के फेज में इस्तेमाल करेगी। ये कंपनी का आप कह सकते हैं ये पिगी बैंक होता है, ऐसे गुल्लक होता है, ठीक है। ये आप ये गुल्लक में पैसा जाता जा रहा है, नोट्स जा रही हैं, कब यूज होगा? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। अनलिमिटेड कंपनीज भाई, इसमें तेरा घर जाएगा, जूता जाएगा, घोड़ा जाएगा, सब चला जाएगा, ठीक। Unlimited company comes under section 2 subsection 92 of the Companies Act 2013। An unlimited company is that company which has no limit on the liability of its member, ठीक है। जनरली ये कंपनीज इंडिया में फॉर्म नहीं होती, these are prohibited in India, ठीक है। An unlimited company is that too which has no limit। कोई बेवकूफ़ है जो इसमें मेंबरशिप लेगा on its member, it means that its members are liable to contribute to the debts of the company in proportion to their respective interest if the assets of such a company are not sufficient to pay its liabilities. The private assets of the members can be utilized for this purpose। In this respect, a company with unlimited liability resembles partnership। Such a company may or may not have share capital। क्यों? क्योंकि तेरा तो मेरा है ना, समझ में आ गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल दैट इज बाय द कंपनीज और गवर्नमेंट। आपको पता हो तो, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। जिस कंपनी में देखिए ये है 100%, 100 मानते हैं, एक कंपनी है पूरी 100, ठीक है। उसमें से अगर 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में तो वो गवर्नमेंट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, ठीक है। 51% यानी हाफ से ज़्यादा डोमिनेशन किधर है, किधर ज़्यादा है? गवर्नमेंट के पास, तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेरेंट कंपनी, वो जो किसी और कंपनी को होल्ड करती है, दैट इज। एंड सब्सिडियरी कंपनी जिसको ये होल्ड कर रही होती है, दैट इज नोन एज योर सब्सिडियरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कम्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। देखिए ये टाइप से, आपसे अगर टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो ये लिख दीजिएगा, लेकिन इनमें जो कंपनीज इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक, प्राइवेट, OPC, ठीक है। ये 3 कंपनीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी पढ़ लीजिए, आ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये 3 कंपनीज के एक्ट्स को भी याद रखिएगा। बाकी सबके आप एक्ट्स को नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके आपको एक्ट, सेक्शन, ये सब याद होना कंपलसरी है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये क्या कहती है? The Companies Act 2013 defines a government company as a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central or state government, partly by the central and partly by one or more state government। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स पूरे हो, या तो 51% शेयर्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डील कर रही हो, या कई सारी स्टेट की गवर्नमेंट डील कर रही हो, बस वो सरकार के पास है तो वो सरकारी, ठीक है। कितना? कम से कम 51% और मोर। इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी कंसीडर्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल है भेल, खाने वाली भेल नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इनके फीचर्स पे अगर हम एक बारी गौर करें, एक नज़र इधर भी, तो ये क्या कहते हैं, registration under the Companies Act 2013, a government company is a registered company, that means it is registered under the Companies Act 2013 and has to follow all the provisions stated therein. ये एक registered company है, ठीक है। Appointment of auditor, the auditor of a government company is appointed or reappointed by the central government on the advice of the Comptroller and Auditor General of India. Obviously गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। Submission of audit report, the auditor of a government company shall submit a copy of his audit report to the Comptroller and Audit General of India, ठीक है। Annual report to be placed before Parliament, जब ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसकी जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में जाएगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव द होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी क्या है, एक मिनट भाई, जिंदगी तो बेरंग है, नोट्स भी बेरंग हो जाए, नहीं ना, उससे तो कलरफुल बनाना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, holding company in relation to one or more than other companies means a company of which other companies are subsidiary companies। कितना मतलब हमारा जो सेक्शन है वो कितनी अच्छी मस्त से डिफिनेशन देता है ना। वहाँ पे कह रहा था कि भाई जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, यहाँ पे कह रहा है कोई भी कंपनी जिसकी सब्सिडियरी कंपनी है वो एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। एज पर सेक्शन 287 सेक्शन 246 होल्डिंग कंपनी की बात करता है, 287 सब्सिडियरी कंपनी की बात करता है। 4 1 जा 4, वहाँ पे 246 था, यहाँ पे 87, 287। Subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors, ठीक है। कोई भी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई और कंपनी होल्ड कर रही है, कोई और कंपनी उन्हें चला रही है, वो कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं, ठीक है। Exercises or controls more than 1/2 of the total share capital either as its own or together with one or more of its subsidiary companies। कोई भी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हाफ यानी 50 से ज़्यादा या उसके इक्विवेलेंट किसी और कंपनी के हैंड्स में है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके डिसीजंस, उनका मैनेजमेंट, उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, उस कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, जिसका डिसीजन, जिसका मैनेजमेंट कम से कम 51%, मोर देन हाफ, ठीक है, कम से कम 51% किसी और कंपनी के हाथ में है, दैट कंपनी इज नोन एज सब्सिडियरी कंपनी। और जिस कंपनी के वो हाथ में है उनका मैनेजमेंट, दैट कंपनी इज नोन एज योर होल्डिंग और पेरेंट कंपनी, ठीक है। ऑन द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो यानी जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जिस कंपनी के एक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, आप उसी कंपनी के नेशनैलिटी को होल्ड करेंगे। अगर मैंने अपनी कंपनी चाइना के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराई, देन माय कंपनी विल बी अ चाइनीज कंपनी। मैं दुबई में ऑपरेट करूं, इराक में, ईरान में, इंडिया में कहीं भी ऑपरेट करूं, my company will be a Chinese company because I have registered under the Chinese Act। अगर कोई कंपनी इंडियन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराती है, फिर वो चाहे दुनिया में कहीं भी ऑपरेट करे, दैट विल बी योर इंडियन कंपनी बिकॉज उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट इज POI कहाँ पे है, भारत में है, इंडिया में है, ठीक है। POI दैट इज प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, ऑब्वियसली इंडियन कंपनी यानी नेशनल कंपनी या फिर डोमेस्टिक कंपनी, घर घर की बात है ना भाई, भारत तो अपना ही है।
A company which is based in India and registered under the Companies Act 2013 is an Indian company. The head office and its business operations are conducted within the country. It can either be a private public company. कोई भी कंपनी हो सकती है लेकिन जिसका प्लेस यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी ऑब्वियसली वहीं होंगे तभी तो वो रजिस्टर हुई इंडिया में। अब भाई मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इंग्लैंड में मेंशन हो, सॉरी लोकेटेड हो मेरा ऑफिस, मैं यहाँ पे आऊँ रजिस्ट्रेशन कराने, होता है क्या? ऑब्वियसली नहीं होता। फॉरेन कंपनी, foreign companies are those companies which are incorporated outside India but having a place of business within India or any other part of the world as well, ठीक है, whether by itself or through his agent physically or through electronic mode, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड तो सब जान जाएंगे, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन मोड से हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, फिजिकली हो, एजेंट हो, किसी भी थ्रू में अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है लेकिन POI उसका कहाँ है, फॉरेन में, दैट विल बी अ फॉरेन कंपनी। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि उसके ऑपरेशंस इंडिया में हो, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ बिकॉज हम इसे इंडिया में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ही लिखेंगे, ठीक है। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और इन एनी अदर मैनर, ठीक है, कोई भी हम फॉरेन कंपनी किसे बोलेंगे, भाई जो इंडिया में है ऑपरेट कर रही है लेकिन वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वो मेरे लिए तो एक फॉरेन कंपनी है ना। अब ये अदर कंपनीज वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी क्वेरी इस वीडियो से, इस कंटेंट से आपकी सारी परेशानी का समाधान आपको मिलेगा यहीं ही। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। स्टे ट्यून टू आवर ऐप। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। विद दिस आई एम एंडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डू लाइक दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।